हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट और खूबसूरत टॉपिक लाइट के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद सारे इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग लगाएंगे दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो दोस्तों, ये मैंने जो क्वेश्चन आंसर लिए हुए हैं वो घटना चक्र से लिए हुए हैं और इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। और जिन दोस्तों को लाइट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है वो इस कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को स्किप करके सीधा क्वेश्चन आंसर पे जा सकते हैं और क्वेश्चन आंसर को लगा सकते हैं दोस्तों। नहीं तो या फिर देख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक रिवाइज क्लास है दोस्तों, जो कि 5 से 7 मिनट का होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। विदिन 5 मिनट्स आपका खत्म हो जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग लाइट की बात करें तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आता है, वो क्या है? लाइट का सोर्स। लाइट का सोर्स क्या क्या है? तो दोस्तों, अगर हम नेचुरल बात करें, नेचुरल लाइट की बात करें तो उसमें आपका सन आ जाता है। अगर आपका मैनमेड की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है ये जो बल्ब आपको दिख रहा है। ये दोनों चीज़ें ना, जब नेचुरल की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे आपका सन आएगा। सन हमारे माइंड में आएगा ऑफ कोर्स। सन आपका फिर आ जाता है स्टार, है ना, जुगनू भी हो जाता है एक्चुअली। चलिए, फिर आपका अमेंडमेंट में बल्ब आ गया और ये सब चीज़ें जो इन्वेंशन की गई हैं, जो बनाई गई हैं, है ना, आदमी के द्वारा, मानव के द्वारा, तो वो चीज़ें हो गई। चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या है इसमें चीज़ें। देखिए, लाइट जो है ना दोस्तों, लाइट वो क्या है एक्चुअली? लाइट जो है दोस्तों, ये एक्चुअली में सन से जब एमिट होती है ना तो वो फोटोन्स के रूप में होती है। वो फोटोन्स होते हैं, इसको हम लोग फोटोन्स कहते हैं, जो एमिट होती हैं। और ये जब एमिट होती है वहाँ से तो वो वाइट लाइट होती है। वाइट लाइट होती है ना एक्चुअली, श्वेत प्रकाश। और वो जब अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आपके डिस्टर्बेंस मिलेंगे लाइट को लेकर। लाइट के पाथ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में बहुत चीज़ें हैं ना। ऊपर के साइड चले जाओ तो जो एकदम हल्के धूलकण हैं, फिर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने अर्थ के जो टॉप मोस्ट एटमॉस्फेयर है वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो वो सब चीज़ों से क्या होता है, ये टकराती हैं चीज़, ये जो लाइट है वो टकराती हैं और टकरा कर फिर अपने अर्थ के सरफेस पे आती हैं। तो ये जो एक टाइम लगता है ना, जो टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है सन से अर्थ तक का, तो ये होता है लगभग आपका 8 मिनट 11 सेकेंड का, जो NCERT के अकॉर्डिंग है। लेकिन BPSC भी कई बार इसको ऑलमोस्ट में करके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो कोई इशू नहीं है, देख लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे उसको। अब देखिए, जो ये जो होता है ना, इसका देखिए पाथ क्या है, इसका जो लाइट का जो होता है ना, लाइट का जो एक पोजीशन होता है, जो एक डायरेक्शन होता है, वो देखिए क्या है लाइट का डायरेक्शन एक्चुअली। ये देखिए, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, लेकिन हमें क्या प्रतीत होता है कि कुछ ऐसा है लाइट, है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है इसका डायरेक्शन। देख रहे हो आप? डायरेक्शन देख रहे हो? चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, बल्ब के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। बल्ब फिलामेंट्स हो गया, टंगस्टन का बना होता है, इसमें नियॉन गैस होती है ना, और भी सारी गैसेस है, बल्ब वाइज वैरी करती है ना। चलो अब देखो, एक और चीज़ें, जो लाइट होती है ना, डुअल नेचर की होती है। लाइट क्या होती है? डुअल नेचर की होती है। ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, लाइट डुअल नेचर की होती है। चलो, अब ये बिहेव कैसे करता है? लाइट जो है एक तरंग के रूप में बिहेव करता है, फिर आपका कण के रूप में बिहेव करता है। तरंग वेव और आपका कण पार्टिकल, है ना, ऐसे बिहेव करता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे से डिराइव किया गया वेव नेचर को, इसके लाइट के वेव नेचर को अच्छे से डिराइव किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश तरंगे, जो कि इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे जो होती है ना वो अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं। और जो ध्वनि तरंगे होती है ना वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है ना। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वाइज पूछ ले जाते हैं। मैं एक्चुअली उन्हीं टॉपिक को रखा है मैंने जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, जिससे टॉपिक से क्वेश्चन उठ रहे हैं, उसी टॉपिक को मैंने हॉट टॉपिक को सेलेक्ट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये छोटे शॉर्ट टाइम में आपका रिवाइज हो जाए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे ना एकदम मस्ती में। चलिए देख लेते हैं। देखिए, स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो, यहाँ भी बहुत अच्छा माजरा है। स्पीड ऑफ लाइट, जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करोगे ना, जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करोगे ना, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती जाएगी।
स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, चेंज होती जाएगी। अब देखो हीरे में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कांच में स्पीड ऑफ लाइट अलग है, जल में स्पीड ऑफ लाइट अलग है। सब जगह जितना मीडियम आप चेंज करोगे वैसे वैसे आपका स्पीड ऑफ लाइट जो है वो, प्रकाश की चाल जो है वो अलग होते जाएगी, अलग अलग होती जाएगी। अब ये डिपेंड किस पे करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आपने रेगुलर इतना बार देखा होगा कि आपको ये याद हो गया होगा। जो याद नहीं है वो ये चीज़ें हैं कि शायद ये ना याद हो सबको, लेकिन ये चीज़ें याद होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये डिपेंड कैसे करता है, ये होता है ना कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यू। म्यू ऐसे इसको इंडिकेट करता है ना, यही इसका मात्रक है। जितना ज़्यादा होगा प्रकाश की चाल उसमें कम होगी। अब देखो कैसे, मान लो कि आपका, जैसे मैंने ऊपर बताया कि हीरा बताया, हीरा, तो हीरे का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से उसमें प्रकाश की चाल बहुत कम होती है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम होती है। तो वैसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे बस एक बात बताया, मतलब एक बोला कि हाँ हीरे में और कांच में एक्चुअली में क्या है वो हम आगे देखेंगे। वो इसको बस वैलिड मत कर लीजिएगा कि नहीं इन्होंने कांच में बताया इन्होंने हीरे में बताया तो ये तो कम होता है ये तो ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। हाँ अब देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जिससे हम लोग ईजिली इसको ध्यान रख सकते हैं। यू, अब यू इक्वल टू क्या होता है, उस माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम की आपको बात कर रहा है, क्वेश्चन बात कर रहा है, पर्सन बात कर रहा है आगे वाला, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है अगर हमें पता करना है तो हमारे पास दो चीज़ें होना चाहिए। एक निर्वात में स्पीड ऑफ लाइट, निर्वात मतलब निर्वात में स्पीड ऑफ लाइट जो कि हमें पता होता है जनरली। अब देखिए म्यू अपर्तनांक, यही अपर्तनांक है जो कि वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है वो आपको बताएगा इसी की हेल्प से। तो अपर्तनांक चाहिए होगा, म्यू चाहिए होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होगा। अब यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर आपको पता है तो उसके बाद आप यू को निकाल लेंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है उस माध्यम में। देख रहे हो कितना ईजी है। अब इसी को म्यू ही फाइंड आउट अगर करना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू क्या है, अपर्तनांक क्या है, तो आप उसके लिए दो चीज़ें आपको पता होंगी, सी और यू पता होंगी। सी और यू पता होंगी तो आप म्यू निकाल लोगे, इजी है ना। फॉर्मूला पे पुट करो, इजी आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए जो एक मानव का एक विजिबल लाइट का रेंज होता है कि इतना तक ही रेंज को वो देख सकता है। अब वो एक्सरे और गामा रे को तो नहीं देख पाएगा ना, एक्सरे गामा रे अल्ट्रावायलेट रे जो कि अपने जो हम लोग का वेवलेंथ का रेंज है उससे नीचे की वेवलेंथ है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं। और अपने वेवलेंथ के एबव के रेंज को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे सबका अपना अपना एक रेंज है पर्टिकुलर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। सबसे हाई वेवलेंथ होता है रेडियो वेव्स का, है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब देखो अपना जो होता है वो 400 से कितना दिया हुआ है, 700 तक का है ना। तो ये ध्यान रखना है। जो एक ह्यूमन नेचर है, देखो ह्यूमन का आई है ना, आदमी का आँख है ना, अच्छे से देख लो। तो इसका जो देखने का एक रेंज है ना वेवलेंथ का, वो क्या है, विजिबल लाइट कितने तक की है, 400 से 700 है, ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली अप्रॉक्स एक रखा गया है, लेकिन से हो गया ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33 होता है, ध्यान रखना। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.50 होता है। ये सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मीडियम जितना डेंस होगा ना, स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी वहाँ पे। जितना मीडियम सघन होगा ना वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। ये एकदम सिंपल सा लाइन है। जितना सघन होगा, डेंस होगा। अब डेंस सघन मतलब क्या, कभी आपने अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते होगे तो एक रिपोर्ट आता है, वन रिपोर्ट, जिसमें वेरी डेंस, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, बहुत ज़्यादा घना जंगल, पढ़ते हो ना, वही कुछ वैसा ही वही है डेंस, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसीलिए तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है रेदर देन बाकी सबके स्पीड ऑफ लाइट। हो गया ना क्लियर। अब देखिए सबसे खूबसूरत देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो देखेंगे हम लोग आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए इसको दो फिगर से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। एक में देखो क्या है,
एक में है आपका सघन से विरल में जा रहा है ना, सघन से विरल में जा रहा है। मतलब ये आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका अपवर्तित किरण हो गया। देखो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, चाहे इस पॉइंट से दोनों का एंगल चेंज हो रहा है ना, दोनों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, दोनों अपना एक मूल इसका क्या है, मूल इसका लाइन ये है ना, मूल इसका लाइन तो ये है, लेकिन ये इधर के साइड टर्न हो गई मतलब, और उस पे एक अभिलंब है, तो मतलब अभिलंब की दिशा में अगर ये चली जा रही है, अभिलंब की दिशा में मुड़ रही है, तो ये आपका क्या हो गई, आपतित किरण है ये। तो ये एक केस हो गया। और दूसरा क्या केस है, अभिलंब से क्या हो रही है, दूर भाग रही है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपतित किरण और अपवर्तित किरण जो है ना, जैसे ही मतलब अपना डायरेक्शन, स्पीड, इंटेंसिटी, वेवलेंथ सब चीज़ें चेंज करती है ना, और अपने आप को किसी और दिशा में मोड़ ले रही है, ये जो चीज़ें हो गई ना दोनों केस, ये हम लोग इससे समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब अपने मूल दिशा से भटक रही हैं, मूल दिशा से भटक रही है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। अब देखो जब रिफ्रैक्शन होता है ना लाइट का, तो वहाँ क्या क्या चीज़ें चेंज होने के चांसेस होते हैं और क्या नहीं चेंज होता है एक लाइट का। तो देखो जो एक लाइट है ना उसका क्या क्या चेंज होता है, देखो सन, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, और एक इंटेंसिटी चेंज होता है। क्या चेंज होता है, इंटेंसिटी चेंज होता है। लेकिन चेंज क्या नहीं होता है, तो वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दोस्तों कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे लाइट का कोई भी मीडियम में ट्रैवल करे, है ना। तो ये इंटेंसिटी हो गया जिसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं ना, हाँ सॉरी फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल की बात कर ले, तो स्टार हो गया, स्टार से जो लाइट आती है ना, वो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। फिर आपका कोइन इन ए वाटर, अगर वाटर में अगर हम कोइन डाले हुए हैं तो देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मतलब लगता है कि ऊपर की तरफ है पानी के तल से। फिर आपका कोई स्टिक, आपका क्या करा हो आपने, कोई स्टिक आपने पानी में आधा डुबोया हो, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा, है ना, दिखता है। तो ये चीज़ें होती है इसके केस में, रिफ्रैक्टिव के केस में होती है, रिफ्रैक्शन के केस में। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रिज्म की। देखो प्रिज्म क्या होता है, आपको पता है प्रिज्म, ये फिर ये, मतलब यहाँ से लाइट आई, प्रिज्म से पास की, और फिर वो एक दिशा में मुड़ गई, कुछ एंगल से मुड़ गई। अभी जो मुड़ी ना, तो यहाँ पे क्या करता है ये क्या करता है, डिस्पर्सन करता है लाइट का। लाइट का यहाँ डिस्पर्सन होता है, सबसे हाई वेवलेंथ वाले रेड हो गए और सबसे लो वेवलेंथ वाला बैगनी यानी कि वॉयलेट हो गया, है ना, समझ रहे हो ना। अब बीच की भी कुछ है जिसको हम लोग वीव की ओर से याद करते हैं। वीव की ओर जी है ये एक्चुअली में, है ना, GYOR है, ठीक है। वीव की ओर वॉयलेट रेड हो गया ना। बीच के भी हमको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आजकल बीच से भी क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, ब्लू ग्रीन येलो, ऐसे भी सीरीज आपको याद रखना है सारे। इंडिगो यहाँ पे ऑरेंज है, तो ये भी याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। देखो अब ये हो गई अपनी वेवलेंथ की बात, लेकिन अगर मैं बात करूँ एनर्जी में वाइज, एनर्जी का कंपैरिजन करूँ तो ब्लू का सबसे ज़्यादा होता है एनर्जी और रेड का सबसे कम होता है एनर्जी, है ना, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर, बहुत ही खूबसूरत है ऑप्टिकल फाइबर। आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर ऐसा कुछ होता है ना। अब यहाँ से एक निकल रही होती है, एक वायर निकल रही होती है ना, वायर एकदम सेंटर से, सेंटर ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे जो लाइट आती है ना दोस्तों, ये जो लाइट आती है तो क्या होती है, ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका होता है ना, ध्यान रखोगे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है इसमें, ये चीज़ें ध्यान रखोगे। क्वेश्चन अच्छा इससे बनेगा, IAS का भी क्वेश्चन इससे बना हुआ है। इसका क्या होता है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसके आंतरिक में ही रिफ्लेक्शन हो जाता है, याद रखिएगा रिफ्लेक्शन हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। देखो
यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम है जिसमें आपका कुछ दिया हुआ है, सबसे रेड लाइट, यहाँ पे वॉयलेट लाइट, देख रहे हो, नेचुरल लाइट है ना, ये सन की लाइट है। तो देखो, देख रहे हो, बीच में आपकी सारी बैंड की लाइट है। अच्छा ना, चलो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब पता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही हम लोग दर्पण और लेंस को पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट डिफिनीशन दूंगा, दर्पण क्या होता है और लेंस क्या होता है। दर्पण किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग यूज करते हैं, जैसे मिरर में आपका हो गया, फिर आपका जो गाड़ी का जो होता है कांच और वो सब चीज़ें हो गई, जिसमें हम लोग फेस को देखते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब दर्पण एज ए यूज होता है। लेकिन लेंस की बात करूँ तो ये हम लोग चश्मा लगाते हैं ना पावर वाला, वहाँ पे यूज होता है लेंस का, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए, मतलब एक छोटा सा मैंने बताया, बाकी चीज़ें तो आपने पढ़ा होगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ये सब चीज़ें हैं इसी के अंदर पूरा पूरा है। चलिए, कौन से दर्पण से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब चीज़ें हैं, हाइपरमेट्रिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए ह्यूमन आई पे थोड़ा सा हम लोग एक बार बात कर ले, ह्यूमन आई, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। देखो ह्यूमन आई का जो शॉर्टर रेंज होता है ना, एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है ना, मिनिमम दूरी जिसको कहते हैं, जहाँ तक आदमी अच्छे से क्लियर देख सकता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर का। दोस्तों कितना होता है, 25 सेंटीमीटर का। इसके पास में आओगे तो अच्छे से विजिबल नहीं होगा किसी के लिए भी, है ना। तो ये चीज़ें होती है। अब देखो पावर ऑफ लेंस का एक फार्मूला यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है डायरेक्ट। तब पावर ऑफ लेंस आपको निकालना है, तो ये क्या है, 1/f। ये जो 1 है ना वो मीटर है, एक्चुअली मीटर है ना। अब देखो, अब यहाँ पे जो आपका पूछेगा ना, अगर आपसे पूछ दे यहाँ पे कि पावर ऑफ लेंस बताइए, इस लेंस का पावर बताइए, जबकि इसका फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी मान लो कि आपका 10 है ना। फोकस दूरी कितना है, 10 है, 10 सेंटीमीटर है ना। तो आप बताओ तो क्या करोगे, अब इस मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो कन्वर्ट किया, चलो 100, अपन कितना था, 10 था, से पी निकल जाएगा। अब 1 से 1 कट गया तो कितना आया, 10 आया, 10 डायोप्टर, 10 डायोप्टर आ गया। अब ये प्लस में है कि माइनस में, ये भी आपको साइन बताना है, प्लस में। चलिए पूछा तो, अब इसका यूनिट डायोप्टर ही होता है एक्चुअली, है ना। तो ध्यान रखनी है, देख रहे हो, डायोप्टर इसका यूनिट होता है, ध्यान रखनी है। अब ये उत्तल लेंस इसका पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस वैल्यू जो है वो नेगेटिव होता है ना, ध्यान रखनी है। पॉजिटिव उत्तल लेंस और नेगेटिव अवतल लेंस, ध्यान रखनी है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये तो चीज़ें हम लोगों ने कर ली। अब देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, जो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है ना, वो क्या होती है, मैंने बताया था प्रकृति क्या होती है, नेचर इसका क्या होता है, तो डुअल नेचर का होता है प्रकाश। मैंने बताया था एक तरंग और दूसरा कण, दोनों। तो आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। कितना ईजी है ना, जो कि बीपीएससी को पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है, मतलब किस वेवलेंथ के रेंज में दिखाई पड़ता है सौर विकिरण, लाइट, विजिबल लाइट जिसको कहते हैं, विजिबल लाइट कौन से रेंज तक का है। तो मैंने आपको बताया था विजिबल लाइट, एक फ़ोटो भी अच्छी सी दिखाई थी, 400 से 700 नैनोमीटर तक का है ना। चलिए आप हमको कमेंट में बताइएगा कि जो इससे नीचे का वेवलेंथ है ना, उसको क्या नाम दिया गया है ना। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमान है, जो अनुमानत है वो क्या है शून्य अवकाश में, है ना। तो वैक्यूम में क्या है भाई, आप हमें बता दो। देखो यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, प्रकाश वर्ष पर। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए देखो 3 ऑप्शन को एक जैसा रखा है, लेकिन चीज़ें बदला क्या हुआ है, तो इसका यूनिट, तो हमें यूनिट पे भी ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे जो यूनिट हो जाएगा, जैसा हम लोग पता है, अब मैंने आपसे पूछी थी, आप मिला लो, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर, जो मैंने आपसे पूछी थी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश की
गति। देखो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, वो बीपीएससी का था और ये जेपीएससी का है, पीसीएस का है। तो 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ध्यान रखना, खूबसूरत क्वेश्चन है। चलिए, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय लगभग क्या? तो मैंने आपको बताई थी 8 मिनट। कितना बताया था मैंने? 8 मिनट 11 सेकंड, यही बताया था ना कुछ, 8 मिनट 11 सेकंड। तो उसी के अप्रॉक्स ये है, तो आपका ऑप्शन सी मान लिया है बीपीएससी ने इसी को। मतलब 8 मिनट के अप्रॉक्स अपन लोग रखते हैं, है ना, क्योंकि बीपीएससी का अभी पैटर्न जो है वो कुछ ऐसा ही रखता है। देख लेते हैं आगे। चलिए, देखो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी इसके दिए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन पार्ट में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के सतह तक पहुँचने में 449 सेकंड लगते हैं, जिसे मिनट में बदलने पर 8 मिनट 3 सेकंड होगा। तो कुछ ऐसा है और उसी के अप्रॉक्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सेम वही क्वेश्चन है, 8 मिनट का लगभग। देखो यहाँ लगभग दिया हुआ ना, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने मिनट में भाई? तो 8 मिनट में लगभग पहुंचता है। कितना है देख रहे हो? फिर ये बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन बन चुका है, इजी है बहुत। देखो फिर है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है, वे चर मतलब वेरिएबल जो प्रभावित होते हैं। अब मैंने आपको बताया था, जैसे ही लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं बदलती हैं। तो क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं मैंने कही थी? वेवलेंथ कही थी, वेवलेंथ बदल जाता है, इंटेंसिटी बदल जाता है और स्पीड ऑफ लाइट बदल जाता है, बताई थी। तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ हो गया, वेग हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। आवृत्ति तो नहीं बदलती है ना, मैंने कही थी क्या कि फ्रीक्वेंसी बदलती है? नहीं कही थी ना। तो फ्रीक्वेंसी जहाँ जहाँ है वो आपका क्रॉस हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी इसको आइडिया लगा सकते हो। देखो तीनों में प्रेजेंट है, तीनों में प्रेजेंट है ना, तो ये आपका तीनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, तरंगदैर्घ्य और वेग। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? कौन ऐसा जो चेंज नहीं होता है? चेंज नहीं होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा क्या चेंज नहीं होता है? तीव्रता चेंज होती है, फ्लक्स तरंगदैर्घ्य चेंज होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है ना, बताओ मेरे को, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है ना। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर कितना खूबसूरत क्वेश्चन है ना। ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, अब बताओ ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कितना खूबसूरत है ना। तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। कौन से पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। मैंने आपको बताया था, ऐसे कुछ फिगर भी स्लॉट करके बताया था। मैंने कुछ आपको ऐसे फिगर भी करके बताया था कि यहाँ से कुछ लाइट जो है वो इसमें इंटर करती हैं। मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। देख रहे हो आप यहाँ पे, देख रहे हो? तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, यही है ऑप्टिकल फाइबर का। ये बहुत थीन होता है, मतलब एक बाल जो है ना उसका 13 टाइम्स पतला होता है। एक जो बाल है ह्यूमन बींग का, हम लोग का जो बाल होता है ना ऊपर का, सर का, हेड का बाल, उसका
बहुत पतला होता है, बहुत पतला। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 3D चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? 3D पिक्चर लेने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। हालांकि इसका ऑप्शन हो जाएगा होलोग्राफी। मैं इसको बता दूं आपको कि जो हम सलमान खान की, अगर आपने किक मूवी देखी होगी ना सलमान खान की, तो उसमें क्या होता है, सलमान खान का एक होलोग्राफी पिक्चर दिखाया जाता है एक रूम में टहलते हुए, जिसको रणदीप हुड्डा क्या करते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं और वो अपने मेन मकसद के लिए निकल जाते हैं वहाँ पे होलोग्राफी पिक्चर दिखाकर। तो वहाँ पे एक भ्रम पैदा करने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, इस टेक्नोलॉजी का। तो ये बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है दोस्तों। हालांकि वहाँ पे एक किया गया, फिर भी बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। चलिए देखिए, क्वेश्चन अपना है, बहुत ही खूबसूरत है। किसी तारे का रंग दर्शाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर किसी तारे का रंग ब्लू है ना, तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही अगर उसका कलर रेड दिख रहा है ना, तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर बहुत लो है। तो ये डिपेंड करता है टोटली टेम्परेचर पे। समझ गए? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में अपने जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है, प्रकाश का विसरण होता है। तो उसका कारण क्या है? जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था थ्योरी वाले क्लास में, थ्योरी वाले टाइम हमने देखा था। जो बच्चों ने देखा होगा वो उनको आंसर पता होगा इजीली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, धूलकण। वहाँ पे छोटे छोटे हल्के हल्के धूलकण हैं, उन्हीं से विसरण होता है प्रकाश का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस तरंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? अब जैसा कि हम लोगों ने विबग्योर को देखा था, VIBGYOR। अब सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य किसका है भाई? तो सबसे लंबा जो तरंग दैर्ध्य है वो किसका है भाई? वो आर का है, मतलब रेड का है। तो लाल इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आकाश नीला लगता है, नीला लगता है ना भाई आकाश, तो क्यों लगता है? ऑप्शन देखो और मुझे आप कमेंट में आंसर बताओ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से प्रकाश को देखा जाता है तो वह दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है भाई? नीला, काला, सफ़ेद, लाल। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। हमें क्या बोल रहा है? हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। अगर हमें हरा घास हरा दिखाई देता है तो क्यों दिखाई देता है भाई? क्या कारण है इसका? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको समझ भी लेंगे। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है। जब वो अवशोषित ही कर लेगा तो हमें कैसे दिखाई देगा? तो नहीं होगा इसका आंसर बी। यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंग के प्रकाश को परिवर्तित करता है। अब हरा रंग को उसने रख लिया है, बाकी सबको दिखा रहा है, तो कैसे हरा हमको दिखेगा? बिल्कुल नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो ऑप्शन ए है ना, ये देखिए क्या है, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर, जो भी दिख रहा है कलर आपको, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे लाइट पड़ रही है और वहाँ से उस कलर का जो प्रकाश है ना वो क्या हो रहा है, हमारे आँखों पर परिवर्तित हो रहा है। इसी वजह से हमें वो उसका वो कलर दिखाई पड़ता है। यही इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश में 7 रंग होता है, सातों रंग को अलग करने का तरीका क्या है? कैसे अलग किया जाता है? कैसे अलग करके देखते हैं सातों कलर को? तो सबसे इजी क्वेश्चन है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से, है ना? देखो बाकी सब में प्रिज्म का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा?
अब देखो इंद्रधनुष दिखाई देने के लिए क्या जरूरी है? सनलाइट। सनलाइट मतलब वो भी एकदम हॉरिजॉन्टल वे में थोड़ा सा मतलब रहे तो ज़्यादा इजी होता है एक रेनबो का क्लियर फॉर्मेशन होना। अब यहाँ पे दोपहर की बात कर रहे हैं तो दोपहर में तो हमारे हेड पे होता है ना सन, हमारे हेड पे होता है ना सन। अब हमारे हेड पे सन रहेगा तो हम कैसे वहाँ पे लाइट का वो हो पाएगा जिससे कि रेनबो दिखेगा? बताओ। यहाँ पे सन है और यहीं से लाइट आ रही है। चलो मान लो इसका जो भी कंडीशन है वो सारी चीज़ें हो गई, वर्षा भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये तो सीधा है ना भाई, तो यहाँ पे रेनबो कैसे बनेगा? कुछ यहाँ होता, यहाँ से इधर के साइड पड़ता तो हो जाता, इधर बन जाता ना, बादल उदल होता, सब कुछ बारिश वारिश आया हुआ होता तो रेनबो बन जाता। लेकिन अब चीज़ें हैं क्या, सीधा सर पे हैं तो बनने का चांसेस है ही नहीं, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से कभी नहीं देखा जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यह नहीं देखा जा सकता है दोपहर के टाइम में, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। मानव की सामान्य जो है क्या है, सामान्य मानव की स्वस्थ आँख के लिए, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। एक हेल्दी आइज़ के लिए जो एक क्लियर विज़न जो होता है ना उस पर सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, सबसे न्यूनतम दूरी मानी जाती है कितने डिस्टेंस को? तो 25 सेंटीमीटर को मानी जाती है दोस्त, ये तो आपको भी पता ही होगा। चलिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? अब जैसा हम लोगों ने पढ़ा था P = 1/f, 1 जो है मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है +2 डायोप्टर है और यहाँ पे आंसर किस में मांग रहा है? आंसर मांग रहा है आपका सेंटीमीटर में, तो हमको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, 1 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा। फोकस दूरी क्या है? 2 डायोप्टर है रखा, पावर लेंस निकल गया, कितना हुआ 50, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो कितना इजी है ना, बस इस फॉर्मूले को याद रखो बन जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है। धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे का पावर क्या होता है? अब हमें पता है धूप का जो चश्मा होता है वो स्टाइलिश होता है, उसमें कोई पावर नहीं लगा होता है ना। तो धूप के चश्मे का फिर क्या हो जाएगा, पावर नहीं लगा होता तो 0 डायोप्टर हो जाएगा। जो सेलिब्रिटीज़ या हम लोग ही बहुत पहनते हैं ना ऐसे फॉर्मल चश्मा, नॉर्मल स्टाइलिश मार के, तो वो होता है ना 0 डायोप्टर उसका होता है, पावर ही नहीं होता उसमें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन को। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह क्या परावर्तित करता है। हरे वाले घास को याद है ना, पढ़ा था हमने, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे जो प्राइमरी कलर होती है ना, एक्चुअली प्राइमरी कलर वो पूछ रहा है। 3 रंग मूल रंग है, ये है कौन? तो प्राइमरी कलर में आपको बता दूं जो होता है ना वो पीला, हरा और लाल होता है दोस्तों। प्राइमरी कलर याद रखिएगा, मूल कलर जो होता है, इन्हीं के 2 से मिलने से एक और कलर का फॉर्मेशन होता है ना, इन्हीं के मिलने से कलर का फॉर्मेशन होता है, तो ध्यान रखना है ना अच्छे से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीला, हरा और लाल। PGR, RPG, RGP, GRP जैसे आप याद रखो है ना, मूल कलर होता है। GRP रख देना, GRP ऐसे याद रख लेना, GRP इजी है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि निम्न रंगों में विषम कौन सा होगा। देखिए इसको मैं बता दूं,
अभी हम लोगों ने पढ़ा मूल कलर। मूल रंग कौन कौन से होते हैं? हरा होता है, लाल होता है और पीला होता है। भूरा तो नहीं होता ना, भूरा तो नहीं होता। तो कौन सा विषम हो गया? भूरा हो गया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी तैयारी को अच्छे से करें दोस्तों। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद दोस्तों।